का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और इसमें हम आज सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। और इसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज हम 6.2। इसमें देखिए त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि समरूपता, दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और इसके समरूप क्या होते हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसकी डिफिनीशन, किस किस आधार पर हम उन्हें समरूप रखेंगे, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। एक बार पुनः यहाँ समझ लेते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। कब होंगे? उनके संगत कोण बराबर हों, यानी उनके कोण जो हैं वो बराबर होने चाहिए। पहली बात, अगर हम दो त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, इसी तरीके से एक और त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए ए बी सी, तो इसमें हम कोण कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी कर दीजिए, कोई भी हो सकते हैं। कोण बी बराबर कोण जो है क्यू कह सकते हैं। कोण आर बराबर कोण सी कह सकते हैं, यानी कोई इधर का कोण उस वाले त्रिभुज से दोनों से बराबर होना चाहिए, दोनों में एक जैसे कोण होने चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो ये पहली कंडीशन को वो फुलफिल करता है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, यानी जो अभी हमने त्रिभुज बनाया था उसमें पी क्यू बटे ए बी या क्यू आर बटे जो है बी सी, या इस तरीके से आर पी बराबर सी ए, यानी इस तरीके से वो अनुपात में हो। अगर इस अनुपात में होती हैं तो ये दूसरी कंडीशन फुलफिल। अगर ये दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाइड करता है, कोई त्रिभुज दो त्रिभुज करते हैं तो वो समरूप त्रिभुज होंगे, यानी उनमें समरूपता होगी, ये कहने का मतलब है। तो यानी दो कंडीशंस हमें हर बार प्रूफ करनी होंगी जब भी हम समरूप के बारे में बात करेंगे। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वह समकोणिक त्रिभुज यानी इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रतिपादित किया जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें एक प्रमेय दिया गया, उसमें कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए यहाँ इन्होंने क्या कहा कि एक त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। देखिए ये बना हुआ है ए बी सी, आप देख सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि इसमें भुजा जो BC है, ये जो BC है यहाँ पर, इस BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रच्छेद करती है। कहने का मतलब आप समझिए कि इस BC के समांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींची यहाँ पर। अब उसने क्या किया, AB रेखा को और AC रेखा को, दोनों को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रच्छेद कर दिया। अब ये जब कर दिया तो इन कहने का मतलब अगर प्रच्छेद कर देगी जब, तो AD बटे DB, यानी AD यहाँ से लेके यहाँ तक बटे DB नीचे की बराबर AE, जो दोनों कटेंगी रेखा, जो हिस्सा बचेगा वो अनुपात में भी बराबर होंगी। यानी इनके कहने का मतलब आप समझिए कि A से लेके D तक और इधर ही की D से लेके B तक, इसी तरीके से A से लेके E तक और E से लेके C तक का अनुपात बराबर होगा। ये एक
प्रमेय इन्होंने बताई। अब ये कैसे बराबर होगा, इसके बारे में आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये बराबर होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि हम कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस कर देंगे। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर एक डाल देते हैं, ई से एन पर यानी ए डी पर डालेंगे, यानी ई एन, ये परपेंडिकुलर का निशान किस पे, ए डी पर डाल सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये ए बी भी लिखा हो सकता है, पूरा लिख दीजिए, दोनों में कोई मतलब, एक ही चीज़ है दोनों का। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, डी एम परपेंडिकुलर ए ई लिखो, चाहे हम ए सी लिख दीजिए, कोई भी दोनों में से एक चीज़ हम लिख सकते हैं। तो ये दो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाले हैं। बाकी हमने डी सी को मिलाया है और बी ई को मिलाया। ये आपके पास डायग्राम है, आप अपनी बुक में देखते रहिए, क्योंकि हम स्लाइड यहाँ पर बदल देंगे तो ये आपको डायग्राम नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये डायग्राम आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए ध्यान से, और जो जो चीज़ें हम करने की कोशिश यहाँ बता रहे हैं आप उनको फॉलो करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास जो क्षेत्रफल नज़र आएगा, उस क्षेत्रफल की हम बात यहाँ करते हैं। यहाँ जैसे जो हमने बनाया है, एक टुकड़ा ही हम लेंगे, हम टुकड़े टुकड़ा लेके चलेंगे और समझाएंगे आपको, पूरा त्रिभुज नहीं बनाएंगे। देखिए ए डी ई, तो यहाँ जो आपके पास ए डी ई है, यानी जो ऊपर का हिस्सा है, जो त्रिभुज आपने बनाया था उसमें हमने ऊपर का हिस्सा एक ड्रॉ किया, ए डी लिया और ये एक ई लिया, ये चीज़ यहाँ पर हमने ली। इसमें हमने क्या किया था कि आपको बताया था कि यहाँ हम परपेंडिकुलर डालेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ हमने परपेंडिकुलर डाला था। एक तरफ हमारे पास क्या आया था, एम आया था, दूसरी तरफ हमने एन माना था। अब देखिए ये दोनों हमारे पास इस तरीके के ऊपर का हिस्सा है। अब देखिए उन्होंने कहा कि ए डी का क्षेत्रफल लिखें। अब इसका पूरा क्षेत्रफल अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार अगर हम ए डी ई लिखते हैं पूरे का, तो कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। 1/2 लिखा, आधार हमने अगर ए डी माना यानी इधर का, तो इसका लंबवत हमारा क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो यानी ये लाइन हमने लिख दी। इसी तरीके से ए डी का क्षेत्रफल को एरिया में व्यक्त किया जाता है, यानी ए आर लिखते हैं। आप समझिए इसको हम क्या करते हैं, ए आर हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से आर, और उसके आगे जो होगा उसी हम त्रिभुज के नंबर्स को लिखते हैं। इस तरह व्यक्त किया जाता है। तो यानी जो हमारे पास टर्म आएगा उस टर्म को हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा ए आर ए डी ई, यानी किससे रिप्लेस कर दिया, इस वाली पूरी लाइन से रिप्लेस कर दिया, और यही चीज़ यहाँ पर लिख दी। अब इसी प्रकार अगर हम बी डी और ई एक त्रिभुज नीचे का लेते हैं, दूसरा त्रिभुज, देखिए उसी में आपको जब नीचे की साइड है, जो नीचे की साइड ऐसे कुछ बनी हुई है, आप टुकड़ों में समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे का डी है और यहाँ पर ई है, ठीक, इसी के नीचे का, इसके नीचे का हिस्सा जो है आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, यहाँ पर क्या लेंगे, बी लेंगे और यहाँ सी लेंगे। तो देखिए एक इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और एक ये डॉटेड लाइन इस तरह यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ देखिए समझना है। अब मैंने कहा कि एरिया ए डी ई लेंगे, तो ए डी ई हमने ले लिया, बी डी ई लेंगे, बी डी ई, यानी इधर की हम बात करेंगे इतने त्रिभुज की। देखिए आप कलर हमने चेंज किया इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1/2 बी डी, ये हमारा क्या हो गया, बी डी हमारा बेस हो गया, और ई एन ये जो है ये क्या हो गया, हमारा जो है ई एन जो हमारा जाएगा ऊपर से, वही सेम चीज़ उसका पैटर्न हो जाएगा, पूरा का पूरा एक परपेंडिकुलर, उसी के ऊपर हाइट तो उतनी ही जाएगी, उसकी हाइट जो होगी वो उतनी ही जाएगी। तो ये चीज़ इसमें फिर से हो गया। अब देखिए ए डी ई
जो हमने पहले लिखा था ADE में हमने क्या लिखा, AE, A से E यानी इधर की साइड, देखिए ये साइड AE मल्टीप्लाइड बाई DM, तो ये वाली साइड। अब उधर का आधार हमने माना तो ये वाला हमको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ये बदल दिया हमने। इन दोनों में हमने चीज़ों को क्या बदला, केवल आधार बदला, लेकिन एरिया तो दोनों के बराबर ही होंगे। और इधर का एरिया क्या होगा, DCE, देखिए DCE। अब इधर का फिर बदल देंगे, ये चीज़ इधर का एरिया बदल देंगे, ये एरिया आ जाएगा, तो इसमें से DCE हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हमने क्या किया, अनुपात में लिखा, एरिया ADE यानी ऊपर का जो एरिया हमने निकाला है इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का, यहाँ नीचे का, उन दोनों को क्या किया, बटे में कर दिया, BDE का। तो ADE बटे BDE, तो यहाँ देखिए EN और EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, AD बटे DB बचेगा। AD बचे, देखिए AD यहाँ जो आपके पास बच रहा है वो देखिए क्या बच रहा है, यहाँ AD यानी पूरा का पूरा इतना हिस्सा बच रहा है और नीचे का ये आ रहा है, दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम ये तो इस हिस्से का हो गया। अब इस हिस्से की बात करते हैं, तो इस हिस्से में इधर का हमने पहले लिखा, ऊपर देखिए, फिर नीचे इधर का हिस्से का लिखा, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो DM कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, AE ऊपर का देखिए बचा और नीचे का EC बचा, तो ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए। तो इस प्रकार जब दोनों को लिखेंगे तो एक जगह से हमको मिलेगा AD बटे DB और एक जगह से मिलेगा AE बटे EC, तो ये चीज़ आपको दो समीकरण यहाँ पर मिल गए। अब देखिए आप जानते हैं कि दोनों एरिया को हमने क्या कर रखा है, बराबर, जानते हैं बराबर है, और जैसे ही बराबर है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ही भी बराबर हो जाएगा। तो इससे कहने का मतलब इनके ये है कि अगर हम देखें तो क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम के अर्थात इन की जांच के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकते हैं, यानी वो भी सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो यानी जब भी एरिया के टर्म्स में हमको मिलेगा तो हम इस पैटर्न पर भी लिख सकते हैं, यानी यही हमारा दो त्रिभुजों के समानुपात यानी उनके अनुपात हो जाते हैं। तो ये प्रमेय दी गई है, इसी प्रमेय का हम प्रयोग करके आने वाले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपने यहाँ पर देख लिया है कि किस प्रकार इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो हमारे पास आप एक्सरसाइज दी गई है। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक एक्सरसाइज आपको दी गई है, प्रश्नावली है 6.2, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास बोर्ड भी है, उस बोर्ड पर भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसको, जैसे यहाँ लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, AD बटे DB बराबर क्या लिखेंगे, AE, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं इसकी, और ये बटे EC, यही तो लिखेंगे। यानी ये पैटर्न नहीं भूलना है हमें, जो पैटर्न हमने आपको अभी बताया है, यानी थ्योरम जो हमने पढ़ा है, प्रमेय पढ़ी है, उससे यही निकल कर आता है। अब यहाँ कहा कि जो एक्सरसाइज हमको डायग्राम दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि लेकिन ये चीज़ पैरेलल होनी चाहिए, कोई लाइन जो है पैरेलल की ही बात की जानी चाहिए। तो यहाँ उन्होंने कहा कि ये इसके पैरेलल दी गई है, ये पैरेलल का निशान है, और EC पहले में EC ज्ञात करना है, यानी EC यानी इस वाले बिंदु को हमें लाइन को ज्ञात करना है। फिर उसमें अगले वाले में उन्होंने कहा कि AD ज्ञात करना, देखिए क्या है, इस वाली लाइन को ज्ञात करना है। तो आप जानते हो हमारे पास तीन लाइनें दी गई हैं, तो यानी हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे और सीधा लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है लिखना कि क्या क्या लाइनों को हमको लिखना है। तो जो पहला पार्ट हमारे पास है उसमें हम लिखेंगे, देखिए आप डायग्राम आपके पास बना हुआ है, उस डायग्राम में जैसे आपके पास देखिए कि एक हम डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ बनाया हमने, ये हमारे पास इसकी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, और इसके हम नामकरण करते हैं,
देखिए इसमें क्या है, इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ ए मिलेगा, यहाँ बी मिलेगा, यहाँ सी मिलेगा, यहाँ डी मिलेगा, यहाँ ई मिलेगा। ये चीज़ है। इससे पहले हम आपके पास वो तो 1.53 वो तो दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का निशान बनाएंगे, लिखेंगे ए बी सी, हमने लिखा में, यानी शब्दावली को बहुत ध्यान में रखना है, यहाँ शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे चूंकि, चूंकि डी ई पैरेलल का निशान लगाएंगे और बी सी, उसने क्या कहा, यहाँ जो हमें ज्ञात है वो इसी, ये चीज़ ज्ञात है। अब जैसे ही ज्ञात है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आधारभूत, शब्दावली का बहुत ध्यान रखना है, आधारभूत, हमने लिखा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जो प्रमेय हमने पढ़ी है उस प्रमेय का नाम है, हमने यहाँ क्या पढ़ा, प्रमेय से। अब जैसे ही हमने प्रमेय लिखा, प्रमेय से, तो प्रमेय से लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ ए डी, यानी अगर हम कलर चेंज करके आपको बताएं तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, यहाँ फिर बटे में डी बी मिलेगा, इसी तरीके से ए ई मिलेगा और ई सी मिलेगा। यानी अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए सीधा सा ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। आपके पास जो डायग्राम था उस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये हमने लिखा, यहाँ से हमने लिख दिया, तो यहाँ पर जो आएगा वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। और यहाँ क्या होगा, उसके बाद ए डी बटे, अब आगे हम इसमें जितनी वैल्यू हमको पुट की गई थी सारी लेंथ की, वो सारी हम रख देंगे। देखिए यहाँ जो आपको डायग्राम में ए डी दिया गया है वो 1.5 दिया गया है, डी बी जो आपको दिया गया है वो 3 दिया गया है, इसी तरीके से ए ई दिया गया है जो है वो 1 दिया गया है। ये चीज़ आपको दी गई है। अब ये सारी वैल्यू आप उठा के इस एक्सरसाइज में, यानी इस समीकरण में रख सकते हैं। जैसे ही आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ सबसे पहले मिलेगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई सी। अब यहाँ क्या करोगे, आप वज्र गुणन करोगे, जो वज्र गुणन करोगे तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या मिलेगा, ई सी मल्टीप्लाइड बाई ई सी मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 1.5 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपको यहाँ मिल जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, ई सी लिखेंगे इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.5। जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे यहाँ से, आप जैसे दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो दशमलव हटाने पर आपको क्या मिलेगा, ऊपर एक 0 मिल जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, आपको 2 मिल जाएगा। यानी आपको आंसर कितना मिला, जो आपको आंसर मिला वो आंसर मिला ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको आंसर ये मिल जाता है। अब अगले वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत आसान है, आप चाहो तो यहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब तो आपको कुछ बताना नहीं, लिखना आपको बिल्कुल उसी तरीके से। इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे ही आपने लिखा तो देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा, ए डी तो ये है, निकालना है हमें, ये चीज़ उसके बटे में रखनी है।
यहाँ ये चीज़ रखनी है और यहाँ ये चीज़ रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या मिला, सीधा आधार सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके, बी सी के, किसके अनुसार अब लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। आपने लिखा, यहाँ आपको नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर्स में आपको क्या मिला, ए डी मिला, यहाँ जो आपको मिला वो उसमें क्या मिल रहा है, ए डी। तो ए डी जैसे मिल रहा है उसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है। नीचे आपको क्या मिल रहा है, 7.2 मिल रहा है, इक्वल टू ए आपके पास कितना है, 1.8 है और यहाँ 5.4 है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर तो ए डी ही रहेगा इक्वल टू, बाकी यहाँ 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 चला जाएगा और नीचे आपके पास क्या था, 5.4 था। अब आप यहाँ क्या करें, यहाँ आप डेसिमल को हटाइए, यहाँ डेसिमल हटाए, यहाँ हटाए। ये 18 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार आएगा, यहाँ 3 बार आ जाएगा। अब इस वाले टेबल को आप डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ आपको 0 मिल जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, 7 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको आप डिवाइड करिए। अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30 मिलेगा आपका और यहाँ आपको 12 मिलेगा, यानी 12 बटे आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर 12 बटे 5 मिलेगा तो आप इसको आप भाग दे दीजिए, 12 बटे 5 मिलेगा तो इस 12 बटे 5 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 2.4 मिलेगा, यानी ए डी का जो मान आपके पास आएगा वो 2/4 सेंटीमीटर मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपके समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। तो अगले पार्ट्स में आप देखिए क्या है, अगले पार्ट्स में आपसे कहा जा रहा है कि किसी पी क्यू आर की भुजाओं और पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति को बताइए कि क्या ये समांतर होंगी कि नहीं होंगी। तो इसके लिए पहले हमको क्या बनाना होगा, इसके लिए पहले हमको डायग्राम बनाना होगा। अगर डायग्राम बनाने में जो हम लिखेंगे पी क्यू आर का एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में इन भुजाओं को रखेंगे। अगर इनके अनुपात हमको एक जैसे मिल गए, जैसे अभी अनुपात हम रख के सॉल्व कर रहे थे, बराबर बराबर मिल जाते हैं, तो ये इस चीज़ को का पालन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ, यानी तब हम कह पाएंगे कि जो भुजा होगी वो समांतर होगी कि नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर पी ई है बराबर 3.9 एंड ई क्यू बराबर 3 एंड पी एफ बराबर 3.6 एंड एफ आर बराबर 2.4। तो चलिए सबसे पहले इसी को बनाते हैं। यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, तो आप डायग्राम बनाइए। सबसे पहले हमने यहाँ बनाया डायग्राम, तो ये बनाया P
ये बनाया Q और ये लिखा R। अब इन्होंने कहा कि ये चीज़ समांतर है कि नहीं। ये कहा कि इन्होंने E है और इधर बनाया इन्होंने कहा कि F है। अब जो बात है वो इनके कहने का मतलब कि ये 3.9 है इधर और इस साइड में 3.6 है, नीचे 3 है, नीचे जो है इन्होंने 3 कहा। तो हमारे पास PE जो है 3.9, EQ 3, PF जो है हमारे पास 3.6 और FR जो है वो 2.4 है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे एक एक करके। तो हमने PE वाला पहले लिखा, PE सॉल्व करते हैं, ये P है, PE बटे EQ बराबर आपको क्या मिलेगा, 3.9 ऊपर मिला और नीचे 3 है। आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपको 0 मिल जाएगा। इस प्रकार अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 13, नीचे मिलेगा 10। ये अनुपात आपको मिल जाएगा, यानी 13/10 मिलेगा। ये पहला मिल गया इधर का। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यानी हम इस साइड की अब बात करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा P, आपको मिल रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको मिलेगा PF बटे में FR इक्वल टू, तो 3.6 मिला और यहाँ क्या मिला 2.4 मिला। इन दोनों को आप हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। यहाँ आपको जो मिलेगा ये यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको 3/2 मिल जाएगा इस बार, यानी यहाँ आपको PF बराबर जो है 3.6 है और FR बराबर जो आपके पास है वो 2.4 है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये दोनों मान आपके बराबर नहीं है, यानी यहाँ PE बटे EQ नॉट इक्वल टू PF बटे FR। जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, यानी ये दोनों भुजाएं हम कह सकते हैं कि समांतर नहीं। F भुजा QR के क्या लिखेंगे, समांतर नहीं है। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार इस सवाल को हम यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगला सवाल जो आएगा वो अगले सवाल में क्या मिलेगा। अगले सवाल में आप देखिए आपके पास ट्रायंगल दिया गया है, इसको तो आप समझ गए होंगे तो फटाफट लगा लेंगे PQR। फिर आपसे माना, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और यहाँ 4 दिया गया, यह फिर से E है और ये इधर F है। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, केवल मान में चेंजेस करना है। 4.5 है यहाँ पर, इधर आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा 9 मिलेगा, यहाँ 9 मिला। तो आप जैसे ही चेंज करोगे तो देखिए यहाँ आपको चेंज करने का समय क्या है, यहाँ आप चेंज करने पर आपको जो पहले पॉइंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे PE, पहले क्या लिखेंगे PE बटे EQ इक्वल टू 4/4.5, ये चीज़ दो लिखेंगे। आप जैसे ही दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो 8/9 मिल जाएगा।
ये तो पहला पार्ट हो गया। और पहला पार्ट होने के बाद आप सेकंड पार्ट निकालिए। तो उधर क्या निकालेंगे, दूसरे में पी एफ बटे निकालेंगे एफ आर, यहाँ मान रखिए। तो यहाँ भी आपको 8/9 मिलेगा। यानी क्या हुआ देखिए, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ये बराबर हो जाएगा तो आप समझिए इस चीज़ को, हम क्या कह देंगे कि जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी थी, यानी पी ई, यानी हमारे पास क्या आएगा, ई एफ लिखेंगे हम, ई एफ समांतर होगी किसके, क्यू आर के। क्यों, क्योंकि उनसे अनुपात बराबर मिल गए। तो ये इसका पार्ट एक और देख लेते हैं। इसका अगला पार्ट में क्या है, देखिए यहाँ त्रिभुज बनाते हैं। अब तो आप चीज़ें समझ गए, यहाँ P है, ये E है, और ये Q है, ये R है, ये F है। यहाँ आप इसके क्या करें, आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 0.18, अगले वाले में 1.28, इधर क्या है 0.36, फिर क्या है 2.56 है। तो यहाँ पर आप जैसे ही मान रखोगे P E बटे पी क्यू 0.8, 2.8 ये आएगा। आप डेसिमल हटा दीजिए, तो डेसिमल हटा दोगे तो 8/128 आएगा। इनको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको 9/64 मिलेगा, यानी यहाँ 9/64 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार जब अगला पार्ट आप निकालोगे, तो अगला पार्ट जब आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, पी एफ लिखोगे और पी एफ बटे एफ आर लिखोगे। जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0.36 मिलेगा, यहाँ 2.56 मिलेगा। आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 36/256 मिलेगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 9 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 4 बचेगा, यानी 9/64 मिल जाएगा। यानी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों फिर से बराबर वो हो जाएंगे। यानी लिख सकते हो आप पी ई बटे पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। इसलिए ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। इस प्रकार हम इन तीनों सवालों को, तीनों पार्ट्स को आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले वाले पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।